वनिकम वंदनम स्वागतम नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, मैं आपकी दोस्त प्रियंका सभी का स्वागत करती हूँ टाइम्स ऑफ यूपीएससी के चैनल में। आज डेट है 26 मार्च, वेडनेसडे है। देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल है। तो सबसे पहला जो आर्टिकल है इधर आपको पता है, जैसे वैसे ये इशू कल भी था लेकिन मैंने डिस्कस नहीं किया सच, लेकिन आज जो पॉइंट ऑफ व्यू आया है ना इस इशू पे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो ये कुणाल कामरा आप स्टैंड अप कॉमेडियन जानते होंगे, तो उन्होंने अपने स्टूडियो जहाँ बॉम्बे में है ना, वहाँ इन्होंने क्या किया, जो सीएम है महाराष्ट्र के उनके ऊपर कुछ कंट्रोवर्शियल जो है स्टेटमेंट दिया। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो ब्रिहिम मुनि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसी के आसपास ही जो है इनका स्टूडियो है, तो वहाँ पे महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स और उनके जो और भी लोग हैं वहाँ जाके उन्होंने क्या किया, उस स्टूडियो को तहस नहस कर दिया। ठीक है, तो ये पहला इंसिडेंट नहीं था, इससे पहले भी अभी रिसेंटली मंडे को फरवरी की बात है ये, जब क्रिकेट हो रहा था, इंडिया और पाकिस्तान की चैम्पियन ट्रॉफी का मैच चल रहा था। तो उस समय एक फैमिली और 14 साल का एक बच्चा था जो बहुत कंटिन्यूसली एंटी इंडिया का स्लोगन गा रहे थे। तो इस मुद्दे पे जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक नोटिस जारी किया मालवान म्यूनिसिपल काउंसिल्स को और डिमोलिश करने के लिए इनकी शॉप या इनके घर को। ठीक, सेम ऐसे ही जो है नागपुर बेंच ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट में भी ऐसे इंसिडेंट्स देखने को मिला। तो यहाँ पे ना बात ऐसे आ रही है कि अगर कोई कुछ भी कर रहा है तो अब सीधा जो है उनके घर को, उनके जो हाउस है या स्टूडियो है या कोई भी प्रॉपर्टी है उस पर बुलडोज़र चलाना इज़ लाइक अ नॉर्मल थिंग। ठीक है, ऑल्दो राइटर बता रहे हैं इस चीज़ की जो शुरुआत है अब हर जगह देखने को मिलेगा, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो गुजरात हो, है ना, और चाहे वो सबसे पहले जिस चीज़ की शुरुआत हुई थी वो थी यूपी, जिसको हम वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर योगी आदित्यनाथ को बुलडोज़र बाबा भी कहा जाता है। तो ये थोड़े से क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि इस तरीके से होल गवर्नमेंट का जो अप्रोच है वो किस तरीके से शिफ्ट होता हुआ जा रहा है, धीरे धीरे एक स्टेट से शुरू होता हुआ गुजरात, महाराष्ट्र, है ना, और भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में ये फिनोमिना देखने को मिल रहा है। ठीक है, और इसके अलावा रिसेंटली भी पंजाब में भी कुछ ऐसे ही डिमोलिशन के अक्रॉसेस चीज़ें देखने को मिली। तो इस पर क्या जो सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि गवर्नमेंट ही कर रही है तो जब फिर इसके अगेंस्ट कौन आवाज़ उठाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट। तो यहाँ पे बात बता रहे हैं कि ऑल्दो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को पहले भी बोला था कि जो डिमोलिश करना है वो राइट नहीं है, जो भी मुद्दा होगा आप उसका पिटिशन फाइल कीजिए, क्योंकि बुलडोज़र चलाना, उनके ऊपर गाड़ी ग्रिल्स लगाना या फिर इस तरीके से धमकाना, तो ये कोई तरीका नहीं होता, है ना। तो यहाँ पे अब ओवरऑल जो है कोर्ट ने इंटरवेंशन किया है और उन्होंने बोला है कि आप जो है बिना देरी के कंप्लेन फाइल कर सकते हो, और अगर नहीं होती है कंप्लेन फाइल तो वो कोर्ट का अपमान यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा अगर आपके कंप्लेन को फाइल नहीं करा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं ओवरऑल कोर्ट का जुडिशरी का इंटरवेंशन तो होने लगा इन जैसे इश्यूज़ में, लेकिन बहुत लेट हुआ। मतलब कोई इंसिडेंट हो जा रहा है उसके बाद कोर्ट का इंटरवेंशन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो विक्टिम की फैमिली है, अब जो उनके साथ होना था वो तो हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है राइटर यही बता रहे हैं कि देखिए सुप्रीम कोर्ट को और जो है काम करने की ज़रूरत है इन चीज़ों पे, गवर्नमेंट के अगेंस्ट, और जो भी लोअर कोर्ट्स पे, जो लोअर कोर्ट्स है स्पेशली अब जैसे स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट है या सेशन कोर्ट्स है, इन्हें भी एक्टिव होना चाहिए। भाई आप हर इशू के लिए सुप्रीम कोर्ट के पिटिशन के लिए थोड़ी वेट करोगे। तो आपके पास अपेक्स कोर्ट होते हैं, ट्रिब्यूनल्स होते हैं, आपके पास हाई कोर्ट होता है हर एक स्टेट का, हर स्टेट का नहीं है तो कम से कम 2 स्टेट्स के भी एक कम से कम हाई कोर्ट तो होता ही होता है। तो यहाँ पे जो है एपेक्स कोर्ट पे काफ़ी क्वेश्चन मार्क लगा है कि आपने अभी तक एक्शंस क्यों नहीं लिए हैं। ठीक है, तो ये मुद्दा है ओवरऑल प्रीलिम्स के रिगार्डिंग तो बिल्कुल भी नहीं है, मेंस रिगार्डिंग है। हम जो गवर्नेंस वगैरह लिखते हैं, गवर्नेंस का जो पेपर है GS2 में, आप ऐसे एग्जांपल्स याद रख सकते हो, कहीं एक लाइन में नोट भी कर सकते हो, तो जो है आपको हेल्प करेगा, या फिर एथिक्स में एग्जाम्पल्स के फॉर्म में। ठीक है, अब नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे अभी देखिए 24 जो अभी मार्च गया है ना, जो अभी मंडे को था, उस दिन वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे था। ठीक है, और आपको पता है इंडिया ने है ना 2025 का एक प्लेड्ज ले रखा था कि 25 तक आते आते इंडिया अपने कंट्री से टीबी को इरेडिकेट कर देगा, जिस तरीके से उसने पोलियो को इरेडिकेट किए हैं, ब्लैक फीवर को इरेडिकेट किए हैं। बहुत सारे ऐसे डिजीज़ हैं जो पहले थे जिसे हमने इंडिया ने पूरी तरीके से ख़त्म किया है ना। तो यहाँ पे लेकिन अब राइटर बता रहे हैं अभी जैसे वर्ल्ड WHO की रिपोर्ट निकली है कि ओवरऑल अगर वर्ल्ड का देखें तो
30% जो इंडिया की डेथ होती है ना वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस से होती है। मेजरली 20% जो है ऑल्दो कम हुए हैं पहले से पेशेंट्स, लेकिन 20% अभी भी ऐसे हैं जो इंडिया में ट्यूबरक्लोसिस के हैं मेंबर्स, लेकिन यहाँ पे ग्रसित है पेशेंट्स, सॉरी मेंबर्स कह रही हूँ। तो यहाँ पे अब क्या है, इंडिया के गवर्नमेंट भी ना बहुत ही एक्शंस उठा रही है। देखिए क्योंकि अभी क्या रिसेंटली बताया कि ट्यूबरक्लोसिस को जो पहचान करने की, कई बार क्या होता है बहुत सारे लोग जो होते हैं उनमें कोई इन्फेक्शन दिखता ही नहीं है या फिर सिम्टम्स दिखते ही नहीं है, वो सबसे ज़्यादा डेंजरस होते हैं। वैसे तो अगर आप देखोगे जो टीबी का टेस्ट होता है ना वो सलाइवा से होता है या फिर जो थूक होता है, ठीक है, उससे चेक होता है। ये जो स्पूटन टेस्ट बोलते हैं, स्प्यूटम टेस्ट होता है, थूक से पता चलता है कि इनमें जो बलगम आता है कि इससे टीबी का जो बैक्टीरिया होता है वो प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब जो है गवर्नमेंट के द्वारा AI जो है इंक्लूडेड मशीन्स का यूज़ किया जा रहा है ताकि टीबी को जो है और जल्दी, अगर सिम्टम्स भी ना हो तब भी जो है आप इसको पहचान कर सको। तो राइट है, यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें टीबी के साथ HIV भी है या HIV के साथ टीबी भी है, बहुत सारे हैं और बहुत लोगों में सिम्टम्स भी नहीं दिखता। तो यहाँ पे ना अब टीबी प्रोग्राम के अंडर में एंटी टीबी में ब्लड को, सलाइवा को, स्टूल को, इन सब चीज़ों को लेने की ज़रूरत है, जो चीज़ WHO ने न्यू गाइडलाइंस में बताया है, ठीक। तो इसी के साथ साथ जो है यहाँ पे अब इंडिया ने भी जो है जो एक्सरे मशीन्स यूज़ होती है ना टीबी को आइडेंटिफाई करने में, तो उसमें AI टूल लगाया गया है। तो इससे ईजिली जो बैक्टीरिया है वो पहचान में आ जाएगा आपके। स्पेशली रूरल एरिया में लोग अवेयर भी नहीं होते हैं और होते भी हैं तो थोड़ा उनमें डर रहता है हॉस्पिटल्स में जाके इन सारे ट्रीटमेंट्स को लेने में। तो यहाँ पे इन कामों को जो है और जैसे अभी यहाँ पे इस वाले आर्टिकल में भी बताया जाएगा कि किस तरीके से कैंपेन चला के लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि आप आइए, आपकी जो है सेवा की जाएगी, आपको जो है कम कॉस्ट पे या फिर कई सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्री ऑफ कॉस्ट जो है टीबी के लिए ट्रीटमेंट्स चलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी अगर आप देखोगे तो न्यू ड्रग्स भी लाया जा रहा है, लेकिन देखिए क्या इशू होता है ना न्यू ड्रग्स के साथ, रेसिस्टेंस की इशू हो जाती है। रेसिस्टेंस का क्या है, जैसे मान लीजिए किसी A पर्सन को टीबी हो रखा है, ठीक है, टीबी है, अब उन्होंने कोई कोर्स लिया और जो टीबी का कोर्स होता है ना अब तो बहुत कम हो गया, अब तो 9 महीने 10 महीने का हो गया, पहले तो 2-2 साल तक चलता था, ठीक है। अब ये डिपेंड भी करता है कि आपकी जो बॉडी है वो कितनी जल्दी रिकवर करती है। अब A पर्सन ने मान लीजिए टीबी का एक कोर्स लिया है और वो 9 से 10 महीने का कोर्स है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि वो 9 महीने तक आते आते तो ठीक रहे, लेकिन फिर देखा जैसे उन्होंने टैबलेट छोड़ा वापस से वो बैक्टीरिया ने इन्हें अटैक कर लिया। तो जब वापस यही सेम कोर्स लेते हैं तो वो बैक्टीरिया जो है ओवर अटैकर हो जाते हैं, यानी मेडिसिन को भी ओवरपास कर देती है। जो ड्रग वो लेते थे A पहले उसका कोई यूज़ नहीं होता है, तो इसको बोलते हैं हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, जिससे यानी बैक्टीरिया जो है वो रेसिस्ट हो गया है, वो उसका इम्यून, बैक्टीरिया का इम्यून बढ़ गया है ड्रग्स से, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा एक इशू मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस कहा जाता है। तो न्यू ड्रग्स की वजह से क्या होता है कि जो लेंथ ऑफ थेरेपी थी, जो 2-2 साल 3-3 साल लग जाते थे, वो ऑल्दो कम हुए हैं। लेकिन यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि हमें और इन पे काम करने की ज़रूरत है, स्पेशली जो टेस्ट होते हैं उन पे वर्क करने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों में जब टेस्ट होते हैं बिना टेस्ट के, कई लोगों को बहुत टाइम से जो है टीबी होती है लेकिन सिम्टम्स नहीं होते हैं। सिम्टम्स ना होने की वजह से वो क्या करते हैं, टीबी के साथ ही जी रहे होते हैं, ठीक है। तो ये एक इशू जहाँ जो है यहाँ पे बताया है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए सेम ही आर्टिकल है ट्यूबरक्लोसिस पे, तो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा भी इसमें ना 100 इंटेंसिफाइड टीबी मुक्त भारत अभियान भी चलाया गया था। ये स्पेशली लॉन्च हुआ था 7 दिसंबर 2024 को। इसमें ये था कि देखिए हर गाँव हर घर में जाके जो है टीबी के जो पेशेंट्स हैं, चाहे वो HIV से ग्रसित हो या फिर टीबी या फिर कोई डायबिटीज़ हो, स्मोकर हो, एल्कोहलिक कंज्यूमर हो, उन सबको जो है यहाँ पे टीबी का चेक करना है, ठीक है। तो इस कैंपेन के अंडर में ना नियरली क्या किया गया, कम से कम 12.5 करोड़ लोगों का जो है यहाँ पे स्क्रीनिंग करी गई, जिसमें से 7 लाख लोगों को जो है टीबी से ग्रसित देखा गया और जिसमें 2.5 लाख तो लोग ऐसे हैं जिनमें सिम्टम्स ही नहीं थे और उनमें टीबी है और उनको वो खुद पता नहीं था, ठीक है। बेसिकली ये जो काम चला था ना, ये चला था आपका निक्षय शिविर करके, निक्षय शिविर कह लो या फिर निक्षय मित्र कह लो, ठीक है। तो एग्जाम में ये नाम आ सकता है। निक्षय मित्र किस चीज़ के लिए है, क्या ये कोई सेविंग ऑपरेशन है या फिर कोई फ्लड ओरिएंटेड ऑपरेशन है? ये टीबी एराडिकेटेड ऑपरेशन है, ठीक है, जो कि दिसंबर 24 को शुरू हुआ था। तो इसमें नियरली 30,000 से ज़्यादा जो है रिप्रेजेंटेटिव ने इस अभियान में काम किया। बहुत सारे मेंबर्स ने, बहुत सारे इंडिविजुअल्स ने आके अवेयरनेस करी। अब समझ रहे हो, कम से कम 12 करोड़ लोगों को पूरे नेशंस में, है ना, उन स्क्रीनिंग करना बहुत आसान नहीं है, छोटा मोटा अमाउंट नहीं है ये लोगों का, ठीक है। इसके साथ साथ जो है PM फाउंडेशन ने भी इसमें जो है जन भागीदारी को फोकस करा के
के लोगों को बोला जाए। एक्चुअली ये निक्षय मित्र जो है ना, ये वॉलंटरी का काम करता था कि वॉलंटरीली जैसे आप मैं कोई भी जाके इस प्रोग्राम में इनरोल हो सकते हो, और इनको रीजन बांट दिए जाते हैं और उनमें जाके आपको लोगों को सर्वे करना होता है। आपके पास टूल किट होती है ना, उनसे पूछना होता है, उनके हेल्थ चेकअप होती हैं, ठीक। तो इसके साथ साथ जो है इसमें गवर्नमेंट के द्वारा निक्षय मित्र के साथ ही ना निक्षय पोषण योजना को भी इंक्लूड करके, जो पहले 500 रुपये दिया जाता था न्यूट्रिशन के लिए, वो अब 1000 रुपये कर दिया हर मंथ के लिए। जैसे मान लीजिए कोई टीबी पेशेंट है, तो वो लिस्टेड है कि ये टीबी पेशेंट है, तो उसमें निक्षय प्रोग्राम के तहत उन्हें महीने 500 रुपये दिया जाता था। क्यों? ताकि वो टीबी के मेडिसिन के साथ साथ ना अपने न्यूट्रिशन पे फोकस करें। तो जैसे ही न्यूट्रिशन में 500 था, अब वो बढ़ाकर 1000 कर दिया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ पे राइटर का कहना है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर ने भी जो है बहुत पर्सनलाइज ट्रीटमेंट यहाँ पे कवर करने की कोशिश करी है, और ये बात कोई दोहराई नहीं है। सही में पता है, इंडियन गवर्नमेंट ने पिछले कई टाइम से टीबी को इरेडिकेट करने के लिए बहुत ही काम किया, क्योंकि पता है क्या, टीबी क्या करता है ना, लोगों को एक जो आउट ऑफ द पॉकेट कंजम्पशन है वो बढ़ा देता है। यानी उनकी सैलरी भले महीने की 5000 है, लेकिन उनका जो कम से कम इसका 2000 सिर्फ और सिर्फ उनके ट्रीटमेंट में घर में चला जाता है। तो क्या होता है, उनका जो पॉवर्टी रेशो है वो बना रहता है। एक आर्टिकल में भी आया था कि पॉवर्टी बने रहने का इंडिया का बहुत लोअर सेक्शंस का बहुत बड़ा एक मेजर रीज़न है टीबी जैसे डिजीज़ का लंबे टाइम तक बने रहना, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा एक इशू है। और यहाँ पे इस कैंपेन में जो है इन फोर्स ने क्या किया, इस जो निक्षय मित्रा ने, इन्होंने जाके गांव-गांव में जाके, स्पेशली गोवा कार्निवल जो पैराडाइज होते हैं, जहाँ पे लोगों का थोड़ा जो एक्यूमुलेशन ज़्यादा होता है, स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, वहाँ जाके लोगों को अवेयर करना शुरू करा, ठीक है, कि हमें जो है 100 डेज़ का कैंपेन है और इंडिया में पूरी तरीके से हमें टीबी को इरेडिकेट करना है, तो सबको काम हेल्प करना चाहिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ जो फैमिली वेलफेयर है, इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा टीबी के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे जिस तरीके से हमने स्वच्छ भारत मिशन 2015 में शुरू करके आज हमारे बहुत सारे सिटीज़ जो हैं, जैसे कि इंदौर है, ठीक है, और भी और मेजरली चंडीगढ़ है, ऐसे ऐसे सिटीज़ हैं जिन्होंने स्वच्छ भारत अभियान से अभी भी टॉप लेवल पे मेंटेन कर रहे हैं अपने क्लीनिनेस से। तो वैसे ही हम टीबी और ट्यूबरक्लोसिस को भी इरेडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो टीबी मुक्त भारत जो है अब अपकमिंग जो है लोगों में एक बहुत बड़ा मोमेंट है, जिसे हमें हरा के ही रहना है। और ये तभी हो पाएगा जब लोगों का विजन जो है, लोगों का पार्टिसिपेशन जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही सक्सेस हो पाएगा, ठीक है। तो ये एक आर्टिकल था। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, एक्चुअली ये ना इंटरव्यू पे बेस्ड है। बिल गेट्स जी से पूछा गया था कि आप क्या सोचते हैं, मैं एक क्रिस्प में बता देती हूँ क्योंकि इससे एग्ज़ाम में तो नहीं आने वाला, लेकिन एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, तो शायद हमें थोड़ा सा इनकी सोच जो है, आइडियोलॉजी या फिर आप कह लो जो थॉट प्रोसेस है टूवर्ड फॉर दी नेक्स्ट जनरेशन या नेक्स्ट अब आने वाले जो AI बेस्ड जनरेशन है उनके लिए क्या हो सकता है। तो इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा मैंने रीड किया है, मैं आपको एक स्टोरी की तरह बताती हूँ। तो यहाँ पे जब बिल गेट्स से बात करी गई थी, तो उन्होंने बोला कि आप क्या सोचते हैं कि अब आने वाले टाइम पे AI रिप्लेस कर देगा लेबर वर्क को। तो उन्होंने ना नेगेटिवली नहीं बोला, घुमा फिरा के नहीं बोला, उन्होंने बोला ये बात सच है कि हम पोस्ट लेबर के एरा में जा रहे हैं। जैसे हमारा प्री इंडिपेंडेंस होता है, फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस होता है, ऐसे ही प्री लेबर यानी जिसमें लेबर बेस्ड ज़्यादा मार्केट चलता था, ठीक है, अब आने वाला टाइम हमारा पोस्ट लेबर चलेगा। तो हमारी जो इकोनॉमी है जो मार्केट बेस्ड थी, और मार्केट बेस्ड में क्या होता है, आपकी जो डिमांड है, जो सप्लाई है, आपका लेबर है, जो कैपिटल है, ये ज़्यादा डोमिनेट करता है। भैया आपके पास जितना कैपिटल होगा आप उतना इन्वेस्ट करोगे अपने फैक्ट्रीज़ में, अपने इंडस्ट्रीज़ में, उतना ही, और जितनी मार्केट में डिमांड होगी उतना आप प्रोडक्शन करोगे। प्रोडक्शन होगा तो ऑब्वियसली आपका लेबर इंटेंसिव बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगी, इनकम जनरेशन होगा, ओवरऑल आपकी सोसाइटी की जो ग्रोथ है वो बढ़ेगी। तो इस तरीके से इसी को बोलते हैं मार्केट इंटरवेंशन। तो यहाँ पे बिल गेट्स जी ने बोला कि मार्केट इंटरवेंशन का जो मार्केट चल रहा है, जिसमें हम आदत यूज्ड हो चुके हैं, वो हो सकता है, क्योंकि अब जैसे जैसे पोस्ट लेबर का एरा शुरू होगा, AI का डोमिनेंस होगा, तो ये सारी चीज़ें जो फिनोमिना पहले से चल रही थी वो बिल्कुल वैनिश हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ और बोली कि जो AI का टाइम पीरियड आ रहा है ना, ऑल तो यहाँ पे अभी तो इन्होंने यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात नहीं करी। तो यहाँ पर इनसे पूछा गया कि अगर मान लीजिए
एआई आ जा रहा है और लेबर को रिप्लेस कर दे रहा है, तो भाई जो लेबर है वो एआई से बने जो प्रोडक्ट होंगे, जो वेल्थ होंगे, उनको कैसे परचेज करेंगे जब उनके पास कोई जॉब ही नहीं होगी, और जॉब नहीं है तो उनके पास मनी नहीं होगा। तो इन्होंने है ना, तो इस चीज़ पे ही जो है आगे फोकस करा। यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो होता है, जिसे गवर्नमेंट के द्वारा अपने सिटीजन्स को दिए जाते हैं, उन पे काम करना होगा, ठीक है, ताकि जो लोग बिना जॉब के हैं या फिर उनके सर्वाइवल के लिए जो अमाउंट हमें देना ज़रूरी है, उस पर गवर्नेंस को काम करने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके साथ साथ इन्होंने एक चीज़ और बोली कि देखिए, हम जो एआई से डर रहे हैं ना, सबसे पहले अगर आप एम्प्लॉयमेंट की बात करोगे तो यहाँ पे पहली जो वेव फेस करेगा ना, तो जो वाइट कॉलर के जो लोग हैं ना, वाइट कॉलर जिसमें टीचर्स आते हैं, रिसर्चर्स आते हैं, या फिर जैसे कि आप मान लीजिए और जैसे प्रोफेसर्स, डॉक्यूमेंट प्रोसेस करने वाले, या फाइनेंशियल असिस्टेंट्स होते हैं, कोडिंग एजेंट्स होते हैं, लैंग्वेज मॉडल बनाने वाले होते हैं, बेसिकली जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम करते हैं ना, उन लोगों को पहला झटका मिलेगा। क्यों? क्योंकि एआई ना अभी जो है, बिल गेट्स कह रहे हैं एआई वैसे सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा है अभी। ज़्यादातर जितने भी ओपन एआई मॉडल्स हैं, जितने भी अभी रिसर्च हो रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर्स पे हो रहे हैं, हार्डवेयर्स पे नहीं हो रहे हैं। हार्डवेयर्स यानी रोबोटिक्स का आना। तो रोबोटिक्स का आना अभी थोड़ा लंबा टाइम लगेगा हमें। तो रोबोटिक्स जो है, रोबोटिक्स ही तो से ही तो डर है ना, हमारे लेबर को एक्सचेंज कर देगा, वो रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पे राइटर थोड़ा बता रहे हैं, बिल गेट्स ने बोला है, बिल गेट्स जी ने बोला है कि अभी वो टेंशन वाली बात नहीं है, अभी थोड़ा है, होगा, लेकिन अभी इतने जल्दी से नहीं होगा। सॉफ्टवेयर का पहला जो है वेव हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। और इसके अलावा यहाँ पे यूनिवर्सल बेसिक इनकम का बताया कि अगर लोगों को रिप्लेस कर भी देता है रोबोट, तो यहाँ पे भाई उनकी इनकम के जनरेशन के लिए आपके पास क्या सोल्यूशन है, तो वो है यूनिवर्सल बेसिक इनकम्स, ठीक है। और इन्होंने एक चीज़ और सजेस्ट करी कि भैया फिर अब यूनिवर्सल बेसिक इनकम के लिए गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आएगा। तो उन्होंने कहा कि जो लोग एआई बेस्ड टेक यूज़ कर रहे हैं या एआई बेस्ड जो इंडस्ट्री चला रहे हैं, उनसे आपको टैक्स वसूल करना होगा। तो उस टैक्स से आप लोगों को यूनिवर्सल बेसिक इनकम दे सकते हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे इंडिया की बात करें तो ऑल्दो यहाँ पे राइटर का कहना है कि बिल गेट्स जी ने ऐसा वही बात है, सेम चीज़ यहाँ पे बताई। इंडिया की बात करें तो यहाँ पे इंडिया के लिए उन्होंने बोला कि देखिए, मतलब नेगेटिवली नहीं बोला, बहुत ही पॉजिटिवली इन्होंने एक चीज़ बोली है कि इंडिया ना बहुत पीछे है अभी। ऐसा नहीं है कि बाकी सारे यूएस, यूरोपियन, जर्मन जैसे नेशंस ने अपने एआई को बहुत डेवलप कर लिया, इंडिया बहुत पीछे है। तो इनका कहना है कि एआई के लिए जो इकोसिस्टम चाहिए ना इंडिया को, वो अभी प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है। रिसर्च पेपर्स हो गए, गाइड्स हो गए, टूल्स हो गए, वो बहुत ही अवेलेबल है। तो इंडिया को यहाँ पे काम करना चाहिए। वो कुछ महीने ही पीछे है, तो उसको वो कुछ महीने से कुछ दिनों तक ला सकता है। दैट मीन्स वो अपने जो पीछे होने की जो रफ्तार है उसको कम करके वो आगे आ सकता है। और इसको इन्होंने बोला कि सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पे, जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, हगिंग फेस, पायरोटेक, वेव कम्युनिटी, ये सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसका यूज़ करके आप मशीन लैंग्वेज सीख सकते हो। क्योंकि रोबोट चलेगी किस पे, मशीन लैंग्वेजेस पे चलेगी। तो इन प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करके जो है इंडिया इन चीज़ों पे अपने आप को भी आगे कर सकता है। ऊपर से इन्होंने एक चीज़ बोली है, देखिए इंडिया के लिए ना ये एक अभिशाप ना होके एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप मान सकते हो। क्योंकि इंडिया इट्स अ मल्टी डाइवर्स कंट्री, मल्टी लैंग्वेजेस हैं, मल्टी कल्चर्स हैं, मल्टी रीजनल्स हैं। तो इन्होंने कहा कि इन एआई का यूज़ करके आप अपने रीजनल के बेसिस पे एआई को अडॉप्ट कर सकते हो अपने लोगों के फ़ायदे के लिए, ठीक है। तो ये ओवरऑल है। बाकी नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। बाकी देखिए, ग्लोबल वार्मिंग पे एक आर्टिकल कल भी आया था। यहाँ पे रिपोर्ट के बारे में राइटर बता रहे हैं। बेसिकली रिपोर्ट है यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को ये बताना चाह रहा है अपने रिपोर्ट में, हमारे जो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं ना, वो बहुत तेज़ी से हो रहे हैं, ठीक है। और स्पेशली जो माउंटेन्स के ग्लेशियर्स हैं वो ज़्यादा रैपिडली हो रहे हैं। और सेम चीज़ अभी रिसेंटली इसी के बिहाफ में माउंटेन्स के ग्लेशियर्स के प्रोटेक्शंस के लिए यहाँ पे यूएन के द्वारा मार्च 21 को, है ना, मार्च 21 को एज अ वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर्स लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अब बात आ जाती है कि क्या क्या हो रहा है। तो इन्होंने बताया कि ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। ग्लेशियर्स में यहाँ ने बताया कि देखिए, ग्लेशियर्स जमने में ना कम से कम 2 से 3 साल लगते हैं इसकी शीट्स को जमने में। और जब वो शीट है ग्लेशियर्स की जब बहुत तेज़ी से मेल्ट होने लग जाती है, तो ये बहुत बड़ा एक ना कैटास्ट्रॉफिक का मामला बन जाता है। क्योंकि इस ग्लेशियर से आपके सी लेवल बढ़ जाते हैं, फ्लड आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, ठीक है। स्पेशली यहाँ पे इन्होंने बताया कि ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका में अभी तक जो है मेनली 9000 बिलियन टन्स ऑफ मास
के इक्वल, यानी एक ऐसा शीट जो जर्मन के बराबर हो, उतनी शीट्स आइस की ग्लेशियर्स की जो है मेल्ट हो चुकी है। ठीक है, और इसके अलावा इन्होंने बोला परमाफ्रॉस्ट का भी बहुत बड़ा इंपैक्ट है। परमाफ्रॉस्ट क्या होता है? फ्रोजन है जो 2 साल तक स्ट्रेट शीट्स होती हैं, और जब ये मेल्ट होने लगती है तो ये बहुत बड़ा इन्वायरमेंटल में एक ग्रीन हाउस गैस का एमिट का काम करती है। क्योंकि क्या होता है, परमाफ्रॉस्ट जैसे जैसे जमता है ना, यानी सिंपली स्नो का जमना होता है परमाफ्रॉस्ट। ठीक है, ये क्या होता है कि जब जैसे जैसे जो ग्लेशियर है, ये जो स्नो है, ये जैसे जैसे जमेगा तो क्या होगा, अपने में जो ये ऑर्गेनिक कार्बन्स एमिट होते हैं एनवायरनमेंट से, उसको एब्जॉर्व कर लेता है। और जैसे ही ये परमाफ्रॉस्ट ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो ये सारे ऑर्गेनिक कार्बन्स भी बाहर निकलेगा। ऑर्गेनिक कार्बन क्या करेगा, आपके टेम्परेचर को और बढ़ाएगा और ग्लेशियर्स मेल्ट करेगा। इसके अलावा जो और जो मोराइंस हैं, जो आपके ग्लेशियर्स होते हैं, वहाँ पे जो वाटर्स निकलते हैं जो ग्लेशियर्स मेल्ट होने के बाद, वहाँ पे और डेब्रिस को कलेक्ट करेगा ये। तो ये बहुत बड़ा इशू है। स्नोफॉल भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। स्नो कवर किसको बोलते हैं? टोटल ऑफ द स्नो एंड आइस ऑन द ग्राउंड जो है, इसका रेशो जो है डिफरेंट होता है स्नो रेशो का। और यहाँ पे नेचर में भी बताया गया कि रेशो जो है 1979 से 2022 तक आते आते 7% के आसपास स्नो का जो मेल्टिंग होने का रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और स्नो पैटर्न की वजह से क्या होता है कि आपके जो स्नो रेनफॉल है वो लोअर रीजन के बदले अपर रीजन में रेनफॉल कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, लोअर रीजन आपका वार्म ज़्यादा मेंटेन रह रहा है। ठीक है, तो क्लाइमेट में ये हीट वेव्स का काम कर रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि देखिए इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, इस स्नो मेल्टिंग से, इस ग्लेशियर से क्या फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है 2 बिलियन लोग आसपास अपने फ्रेश वाटर्स के लिए सिर्फ और सिर्फ ग्लेशियर्स पे डिपेंड हैं। ठीक है, और यहाँ पे वाटर जो फ्लो है माउंटेन से वो बहुत इराटिक हो जाएगा, अनसर्टेन हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएंगे अगर इस तरीके से ये चलता रहा, ये ग्लेशियर्स मेल्ट होते ही रहे तो। ठीक, इसके अलावा ये ग्लेशियर्स मेल्ट होने से क्या होगा, अचानक से जो डैम्स बने हुए हैं वो ओवर भर जाएगा पानी से, और फ्लडेड होने की वजह से यहाँ पे जो है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड होने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है। और यहाँ पे बताया कि इसी ग्लेशियर्स की वजह से 20 से 30% जो हमारा सी लेवल इंक्रीज़ होता है वो सिर्फ और सिर्फ ग्लेशियर्स मेल्ट से होता है। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा इशू है यहाँ पे। तो यहाँ पे पॉलिसी मेकर्स को इस तरीके से फ्रेमवर्क्स बनाने की यहाँ पे ज़रूरत है। ठीक, इसके अलावा यहाँ पे एक आर्टिकल है ट्रम्प ऑन कनाडा के। देखिए अभी क्या है, ये है ना कनाडा के प्राइम मिनिस्टर है मार्क कार्ने। ठीक है, अभी इनके इलेक्शंस, पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ तो जिसमें इनकी लिबरल की पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी टाई अप हो गई, तो वापस अनाउंस किया है री इलेक्शंस के लिए। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है कौन सी पार्टी क्या है, लेकिन इंपॉर्टेंट पता है एग्जाम्स के लिए आप क्या करना। इंडिया हो गया, यूएसए का भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी हुआ था, है ना, इंडिया का जनरल इलेक्शन भी हुआ था, और यहाँ पे कनाडा का। तो इससे ना इनका जो गवर्नमेंट है, जो पॉलिटी सिस्टम है ना, कि किस बेसिस पे डेमोक्रेसी है या नहीं है, कैसे चलता है, प्रेसिडेंशियल रूल है क्या, या सेमी है, सेमी रूल है, सेमी प्रेसिडेंशियल रूल है, 3 तरह के होते हैं ना। तो इसको टाइप्स क्या है, इसको आप एक बार डिफरेंस करके रीड कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, क्वेश्चन ज़रूर आता है इससे, एक स्टेटमेंट तो आएगा ही आएगा। इसके अलावा केरला ने, अभी देखिए आपको पता है यहाँ पे जो है मार्क्सिस्ट का ज़्यादा रहता है, सीपीआई का, लेफ्टिज्म का, और हमेशा ये जो है प्राइवेट और कमर्शलाइजेशन के अगेंस्ट होती है, जिसकी वजह से केरला में कभी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आई नहीं है। लेकिन अभी जो है केरला ने अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली में ट्यूसडे को बिल पास किया है प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए। लेकिन इसमें एक चेक है, क्या चेक है, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होंगी ना उसमें जो गवर्नेंस में 12 मेंबर लोग होंगे उसमें से कम 2 से 3 लोग गवर्नमेंट के ही मेंबर्स होंगे। इसके साथ साथ रिजर्व सीट्स होंगी, कम से कम 40% रिजर्व केरलिटीज़ यानी जो केरल से लोकल लोग हैं उनके लिए, और SC ST कम्युनिटी के लिए होगा। इसके अलावा रेगुलर बॉडी में भी कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे रिजर्वेशन होगा, स्टूडेंट काउंसिल में भी SC ST को अलग से रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर इंडिया की बात करें तो 471 यानी 471 प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं। सबसे ज़्यादा गुजरात में, उसके बाद राजस्थान में है। इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का अगर आप देख लोगे ना तो इनके रिजर्वेशंस भी बहुत वेरी करते हैं। अब जैसे तमिलनाडु ने अपने एक्ट पे पास किया कि हम 35% सीट्स जो यूनिवर्सिटी हैं प्राइवेट की वो हम अपने ही तमिलियंस, हमारे तमिल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रखेंगे। सेम ऐसे ही जो है अदर हरियाणा में भी उन्होंने 25% सीट सिर्फ और सिर्फ हरियाणा के स्टूडेंट्स के लिए रख रखा है। ठीक है, तो ऑल्दो पहले अगेंस्ट हुआ, लेकिन अब जो है इन्होंने बोला है, इनके अपने CPI मार्क्सिस्ट पार्टी ने भी बोला, ऑल्दो अगेंस्ट हुआ, लेकिन उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन रहेगा ही रहेगा और इसे हायर एजुकेशंस को इम्प्रूव करने के लिए जो है इसका यूज़ किया जाएगा केरला में। ठीक है, तो ये ओवरऑल आर्टिकल था आज। थैंक यू।